मुश्किलें ही कदम कदम पर तुमको आजमाएंगी, सपनों के इरादों को निगाहों से भी हटाएंगी। हिम्मत न हार अपनी मंजिल के मुसाफिर, ठोकरें ही आपको आगे बढ़ने का तरीका दिखाएंगी, आगे बढ़ने का तरीका दिखाएंगी। नमस्कार आप सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर लक्ष्य होता है सिर्फ आपके मंजिल पर। विद्यार्थियों, संघर्ष ही जीवन की सबसे उत्तम व अच्छी शिक्षा होती है। यदि आप असफल हैं तो असफलता ये सिद्ध करती है कि अभी आपने प्रयास व मेहनत ठीक से नहीं किया है। जिसके मन का भाव अच्छा होता है उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य भी अच्छा होता है। उठो तो ऐसे उठो कि फ़िक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी तुम पे नाच करे। विद्यार्थियों, एक बात तो तय है, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे। इस दुनिया के तमाम सारे रंग हमें ये सीख देते हैं कि अगर निखरना है तो उसके पहले आपको बिखरना पड़ेगा। अगर आप रास्ते आज बना लोगे तो कल मंजिल भी आपके कदम चूम लेगी। आ जाइए दोस्तों हमारे चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आपको सुगमता पूर्वक मिलती रहें। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज की धमाकेदार आदिकालीन मैराथन सीरीज का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य इनमें से कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, स्थूलिभद्र, रास। तो क्या है इनमें से गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य? आप सभी को बताना है। तो यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प सी राउल वेल, तो बिल्कुल सही जवाब है। ये रचना गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य के अंतर्गत आती है। और इसको लिखा किसने है? तो हैं वो आपके रोड़ा नामक कवि जी। और यह एक जो है शिलांकित कृति मानी गई है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है, उसे आपको बताना है। वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो कौन सा नाम नहीं है आदिकाल का? यदि आप सबने अपना उत्तर दे दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। वीरगाथा काल आदिकाल का नाम है। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चारण काल आदिकाल का नाम है। किसने दिया है? ग्रियर्सन जी ने। और सिद्ध सामंत काल आदिकाल का ये भी नाम है। किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। फिर हम सभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंदबरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपत विजय। सही उत्तर आप सभी को इस प्रश्न का देना है। तो इनमें से जो कवि आदिकाल का नहीं है उसका नाम क्या है? विकल्प सी नाभादास। यदि आपका उत्तर आया है तो राइट होगा। और नाभादास ये किस में आते हैं? आपके राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। किस में आते हैं? राम भक्ति शाखा में। फिर जो है आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापत पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। आपको अपना सही उत्तर देना है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी पदावली, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आदिकाल की रचना है विद्यापत पदावली, जिसको लिखा किसने है? यानी ये रचना विद्यापति
पति जी की है और विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की कड़ी का कवि माना जाता है। सूरसागर ये रचना भक्तिकाल की है, सूरदास जी की है। बीजक ये रचना ये भी भक्तिकाल की है, कबीरदास जी की है। और भ्रमर गीत ये भी जो है भक्तिकाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी का प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी भाषा। आप लोगों को अपना जो है सही उत्तर करना है, फटाफट सोच समझ करके बताना है क्या होगा। तो यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी यानी डिंगल पिंगल तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आदिकाल की भाषा है डिंगल और पिंगल। फिर अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरि। कौन है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि? तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी स्वयंभू तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू जी कहे जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धड़िया, रास, इहा। सही उत्तर आप सभी को देना है। तो आप सभी ने यदि अपना सही उत्तर दिया है विकल्प बी पद्धड़िया तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी अपभ्रंश काव्य का जो सुप्रसिद्ध छंद है उसका नाम क्या है? पद्धड़िया। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो राजमती से रूट करके बीसल देव कहाँ जाता है? आपके सही उत्तर का इंतजार है। यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी उड़ीसा तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर जो है आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? महापुराण, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, पौमचर्यु। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी पौमचर्यु तो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। यानी जिस ग्रंथ में ये लिखा है, ये बताया गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, उस ग्रंथ का नाम है पौमचर्यु। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन जी ने जो नाम दिया है, तो यदि आप सब ने सही उत्तर चुना है विकल्प सी चारण काल तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कड़हपा, शारंगधर, कुक्करिपा। क्या होगा सही जवाब? 84 सिद्धों में कौन नहीं गिना जाता है इनमें से? तो यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प सी शारंगधर तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। शारंगधर की गणना जो है 84 सिद्धों में नहीं होती है। सरहपा, सबरपा, लुईपा, कड़हपा, डोम्भिपा, कुक्करिपा ये सब सिद्धों में आते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नाथों की संख्या कितनी है? 9। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक, चंदबरदाई। तो आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं, उनका नाम क्या है?
यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी जगनिक, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा है? परमाल रासो। क्या लिखा है? परमाल रासो। और इसी का दूसरा कौन सा नाम है? तो वो कहा जाता है आल्ह खंड, यानी जिसको आप लोग आल्हा कहते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरि, आसगु, नरपति नाल्य, दलपति विजय। कौन है पंच पांडव चरितरास के रचयिता? आप सभी को अपना सही उत्तर देना है। क्या होगा? पंच पांडव चरित रास किसकी रचना है? तो पंच पांडव चरित रास ये रचना किसकी है? यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प ए शालिभद्र सूर्य, तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत। तो भविष्यत कहा रचना किसकी है? आप सभी को अपना सही उत्तर फटाफट से देना है। तो यदि आप सबका उत्तर आ गया होगा विकल्प सी धनपाल, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी भविष्यत कहा रचना जो है धनपाल जी ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो, कुंभनदास। तो मुखरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? आप सभी को सही उत्तर देना है फटाफट से। आप सब जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। यदि आपका जवाब आया है विकल्प सी अमीर खुसरो, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। दो सुखने, गजल, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोर सले, नजराने हिंदी, हालाते कन्हैया इत्यादि रचनाएं जो है बड़ी प्रसिद्ध हैं अमीर खुसरो जी की। और इन्होंने लगभग 100 रचनाएं लिखी हैं। और हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग कविता में करने वाले ये प्रथम कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी जो है संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को जिस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह जो है समय सीमा किस ग्रंथ में निर्धारण की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ में जो है इसका निर्धारण किया है। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। सही उत्तर आप सभी को फटाफट करना है बगैर किसी देरी के। तो क्या कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य लिखा जा रहा था आदिकाल में प्रमुखता से? नहीं।
निर्गुण की उपासना हो रही थी? नहीं। और ये विकल्प डी तो गलत पहले से ही है। तो क्या होगा? यदि आपका उत्तर आया है विकल्प ए तो राइट जवाब माना जाएगा। आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित यानी बढ़ा चढ़ा करके चित्रण किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, कोई नहीं। सही जवाब आपको इस प्रश्न का करना है। तो क्या जो है पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन अमीर खुसरो जी ने पहेलियों और मुकरियों में किया है? कतई नहीं किया है। अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन क्या किया है? बिल्कुल नहीं किया है। और विकल्प डी पहले से गलत है। बचा क्या है? विकल्प सी। यदि आपका उत्तर आया है तो बिल्कुल राइट होगा। यानी अमीर खुसरो ने पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से क्या किया है? मनोरंजन को बीच में ला करके लोक व्यवहार की शिक्षा दी है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन। क्या होगा सही जवाब? आप सभी को इस प्रश्न का बताना है। तो आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन जो है वीर गाथाकालीन साहित्य में किया गया है, यानी ये बात सत्य है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण किया गया है, ये भी बात सत्य है। युद्धों का सजीव वर्णन भी किया गया है, यानी क्या है? ये भी बात सत्य है। जो सत्य नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है, यानी विकल्प सी यदि आपका उत्तर आया है तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। कृष्ण लीला का प्रतिपादन जो है आदिकाल में नहीं किया गया है। वीरगाथा काल में इस प्रकार का चित्रण जो है ना के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, डिंगल पिंगल। क्या होगा सही जवाब? इस प्रश्न का आप सभी को फटाफट बताना है। रासो ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा होगा विकल्प डी डिंगल और पिंगल, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी रासो ग्रंथों की भाषा कौन सी है? डिंगल और पिंगल। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो आदि। अगला आपका प्रश्न है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। आप सब जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, आपको उत्तर देना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्थात वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और इसको लिखा किसने है? चंद बरदाई जी ने। चंद बरदाई जी ने। फिर आप देख रहे हैं ये पद्मावत महाकाव्य, ये सूफी परंपरा का यानी कि भक्ति काल का है। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। फिर आप देख रहे हैं कामायनी महाकाव्य, ये छायावाद में लिखा गया है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। उसके उपरांत आप देख रहे हैं रामचरितमानस महाकाव्य, ये भी भक्ति काल में लिखा गया है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। सही जवाब आप लोगों को इस प्रश्न का देना है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प बी मैथिली भाषा में, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। और इनकी इस रचना का नाम क्या है?
जहाँ मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है उसका नाम है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौमचर्यु, रिठणेमिचर्यु, स्वयंभू छंदस, महापुराण। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प डी महापुराण, तो बिल्कुल सही होगा। जो रचना स्वयंभू कवि की नहीं है उसका नाम है महापुराण। पौमचर्यु, स्वयंभू छंदस, रिठणेमिचर्यु, ये सभी रचनाएं स्वयंभू कवि की हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास। क्या होगा सही जवाब? तो इनमें से जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है, यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प ए भरतेश्वर बाहुबली रास, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, ढोला मारूरा, दोहा। कौन सा है इनमें से लोक भाषा काव्य जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई है? तो यदि आपने अपना उत्तर दे दिया है विकल्प डी ढोला मारूरा डूहा, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। ये क्या है? लोक भाषा काव्य है। और कब लिखा गया है? 11वीं शताब्दी में। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम आपको बताना है। मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ, चुड़करनाथ। कौन है गुरु गोरखनाथ जी के गुरु? तो यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए मत्स्येंद्र नाथ, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 नाथ माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहपा। किसने किया है सबसे पहले उल्लेख अपभ्रंश शब्द का? तो यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी पतंजलि, तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। फिर अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, कड़हपा, गुंडरिपा, शेरपा। इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या होगा? सिद्धों में प्रथम कवि कौन है? तो यदि आपका उत्तर आ गया है विकल्प ए सरहपा, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है विद्यार्थियों? तो वो है आपकी 84। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, यानी किस प्रकार का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या महाकाव्य है, क्या गद्य काव्य है, क्या छंद है, क्या व्याकरण पर आधारित है? सही जवाब आप सभी को फटाफट देना है। तो यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये ग्रंथ किस प्रकार का है? ये व्याकरण ग्रंथ है। और किसने लिखा है इसको? दामोदर शर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। आपको अपना सही उत्तर बताना है। तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प सी वंशीधर, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी प्राकृत पैंगलम के रचयिता वंशीधर जी माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? क्या निर्गुण भक्त कवि हैं? क्या पुरानी हिंदी के कवि हैं? क्या प्राकृत काल के कवि हैं? बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि हैं?
क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो यदि आप सब ने उत्तर दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। सही उत्तर आप सभी को फटाफट देना है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली ये जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति मानी जाती है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, आल्हखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? खुमाण रासु, विजयपाल रासु, परमाल रासु, पृथ्वीराज रासु। सही जवाब के आपका हमें इंतज़ार है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, परमाल रासो, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप सभी का। यानी आल्हखंड का वास्तविक नाम क्या था? परमाल रासो। और इसको लिखा किसने है? जगनिक कवि जी ने। किसने लिखा है? जगनिक कवि ने। और इस ग्रंथ में जो है आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, महुअर बुझै कुसुम रस, कब कला सुझैल, सज्जन पर उरयार मन, दुज्जन नाम मैल। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सरहपाद की, कुशल लाभ की, उमापति की, विद्यापति जी की। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं विद्यापति जी की हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, अमीर खुसरो ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चित्तमोहन सेन जी ने। इस प्रश्न का आप सभी को फटाफट सही उत्तर देना है। तो आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी जिसको हिंदवी कहते हैं, यदि आप सब ने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब आपका माना जाएगा। अमीर खुसरो जी लिखते हैं कि यदि वास्तव में तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में बात करो। वहीं से ये प्रश्न उठाया गया है। और अमीर खुसरो ने लगभग 100 जो है रचनाएं लिखने का काम किया है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या है इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं? स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह, कुशल लाभ। तो अपभ्रंश के जो सर्वप्रधान कवि हैं उसे आप सभी को बताना है। तो आप लोगों का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अपभ्रंश भाषा के सर्वप्रधान कवि जो है स्वयंभू जी माने गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं? कवि विद्याधर, शारंगधर, धनपाल, जिनदत्त सूरि। कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देना है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार, तो यदि आप सब ने उत्तर दिया है विकल्प डी, तो सही होगा। उपदेश रसायन रास रचना किसकी है? जिनदत्त सूरि जी की। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, नागार्जुन, देवसेन, जड़भरत। कौन नहीं शामिल है इसमें? बताना है आप लोगों को। तो यदि आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा। नवनाथों में देवसेन जी की गणना नहीं की जाती है और गोरक्षनाथ, नागार्जुन, जड़भरत ये सब नवनाथों में गिने जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। सही जवाब आप सभी को देना है इस प्रश्न का। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो सही होगा। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी जी। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, बीसल देव रासों का अंगीरस इनमें से कौन सा है? श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांतरस। तो यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प ए तो बिल्कुल सही होगा। बीसल देव रासों का जो है अंगीरस कौन सा है? श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमि चर्यु, नेमिनाथ चौपई, पौमचर्यु, संदेश रासक। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, आप सभी को अपना उत्तर देना है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस रचना में देखने को मिलता है? तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई रचना में प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन, बरुरुचि, लक्ष्मीधर, श्रीधर। क्या है सही जवाब इसका? तो यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट होगा। श्रावकाचार रचना किसकी है? देवसेन जी की। आपका अगला प्रश्न है, गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। कौन है गोरखबानी का संपादक? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प बी तो सही होगा। गोरखबानी का संपादन जो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने किया है। आगे देखेंगे। आपका प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उसके एक ना गिरे, मोती उसके एक ना गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीर, जायसी। इसका सही जवाब आप सभी को करना है। तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी तो बिल्कुल सही होगा। ये काव्य पंक्तियाँ जो है अमीर खुसरो जी की हैं और ये है क्या विद्यार्थियों? ये है पहेली। क्या है? अमीर खुसरो की ये जो है पहेली है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य के विषय में ये बड़ा ही शानदार प्रश्न निकल के आया है, आपको अपना सही उत्तर करना है। तो यदि जो है आपका उत्तर आ गया है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्थात लोक साहित्य में शास्त्रीयता नहीं होती है, ये मौखिक भी होता है, परंपरा से प्रचलित रहता है और इसमें सहजता भी होती है और स्वाभाविकता भी पाई जाती है। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वयंभूकृत पौमचर्यु की कथा किससे संबद्ध है? कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा, शक्ति कथा। क्या है उत्तर इसका? आपको बताना है। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु और पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। तो यदि आपका उत्तर आया है विकल्प बी राम कथा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पौमचर्यु में राम की कथा है। आगे देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय काव्य रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात।
आपके सही उत्तर का हमें इंतज़ार है। ढोला मारूरा दूहा जिस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है, यदि आपका उत्तर आया है विकल्प सी राजस्थान, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? आगे हम विकल्प देखते हैं। क्या है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, छेतस्वामी। किसके ऊपर जो है प्रभाव देखा गया है गीत गोविंद का? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी विद्यापति की रचनाओं के ऊपर जयदेव जी की गीत गोविंद रचना का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल, पिंगल, कवित्त सवैया, दोहा चौपाई। क्या है राइट आंसर इस प्रश्न का? आपका यदि उत्तर आया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा, यानी आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में जिस शैली का प्रयोग हुआ है उसका नाम है डिंगल शैली। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सभी को फटाफट देना है। तो यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिला है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, चंद बरदाई की रचना इनमें से कौन सी है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, रणमल छंद। क्या नाम है? आप सब जानते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, बार बार हमने उत्तर बताया है आप लोगों को, और आपकी आने वाली परीक्षा में भी ये बार बार पूछा जाएगा। तो चंद बरदाई रचनाएं किसकी है? यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प बी पृथ्वीराज रासो, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये क्या है विद्यार्थियों? हिंदी साहित्य का इसको जो है प्रथम महाकाव्य माना गया है। इसको आदिकाल का भी महाकाव्य आप कह सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो कौन सी आती हैं? प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। बहुत ही ये प्यारा प्रश्न है, आप सभी को अपना सही उत्तर देना है। क्या होगा सही जवाब? तो आपका यदि उत्तर आया है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। आप घोर अंधारे चंदमणि जिमें जोव करेई, परम महासुख ये खुकड़े दुरिय अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? महासुख महासुख का तत्सम रूप है, ये बात तो सही है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। आगे के विकल्पों को हम देखेंगे। फिर है आपका प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी सत्य है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये गलत है। यानी ए, बी और सी आपकी बातें सही हैं, और यही आपका राइट आंसर यदि आया है तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। फिर हम लोग विद्यार्थियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आप लोगों को सही उत्तर देना है। क्या है पंक्तियाँ? नगर बाहिरे डोंबी तो हरि कुड़िया छाए। यानी जो है
ये पंक्ति किसकी है? तो इसको लिखा है कण्हपा कवि जी ने। फिर जो है अगली पंक्ति है काया तरुअड़ पंच विड़ाल, ये किसकी है? लुइपा कवि की। अगली पंक्ति है कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, किसने लिखा है इस पंक्ति को? तो ये है आपके सरहपा कवि जी की। फिर अगली पंक्ति है मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, इसको लिखा है अमीर खुसरो जी ने। इस प्रकार जो आपका कूट सही होगा वो है विकल्प ए इज राइट आंसर। यदि आपका आया है तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? ये जो है आप सभी को बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। आधुनिक काल चंद्रवरदाई, आदिकाल जगनिक, भक्तिकाल नरपति, रीतिकाल अमीर खुसरो। इस प्रश्न की जो है विद्यार्थियों थोड़ा सा जो प्रकृति है दूसरे प्रकार की है। यानी जो पृथ्वीराज रासो है ये रचना आपसे पूछा जा रहा है किस काल की है और किसने लिखा है। तो जो पृथ्वीराज रासो रचना है, पहली बात तो ये है आपके आदिकाल की, और दूसरी बात क्या है, लिखा किसने है? तो वो हैं आपके चंद बरदाई जी। यानी बी और सी इसका सही जवाब है। और यदि इस तरफ से देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। अर्थात जो है इसमें कोई भी कूट सही नहीं है, हमने आपको सही जवाब इसका बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है? प्राकृत पैंगलम, पौमचर्यु, दोहा कोश, संदेश रासक। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आपको फटाफट देना है। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है उसे आप सभी को बताना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। आगे देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, भूषण। कौन है मैथिल कोकिल? आप सब जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मैथिल कोकिल के नाम से यदि आपका उत्तर आया है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्थात विद्यापति जी को मैथिल कोकिल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 20, 84, 40। बगैर किसी देरी के आपको इसका उत्तर देना है। तो यदि आपका उत्तर आ गया है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी? 84 मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कौन सी विद्यापति जी की रचना नहीं है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गीत गोविंद। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जो रचना विद्यापति जी की नहीं है, यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी तो राइट आंसर होगा गीत गोविंद। गीत गोविंद ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? जयदेव जी की। किसकी है? जयदेव जी की। आगे देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा, अवहट्ट। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आपको बताना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है कौन सा? विकल्प डी तो राइट आंसर होगा कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? अवहट्ट भाषा। और ये कीर्ति लता रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो इसको लिखा है आपके विद्यापति जी ने। अगले क्रम की ओर बढ़ें। तो विद्यार्थियों हम आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की मैराथन सीरीज के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सत्र, ये कक्षा आपको पसंद आएगी। ये प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले हैं। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिए। और हम आप सभी को जो है लगातार कक्षाएं बगैर किसी रुकावट और व्यवधान के मेहनत के साथ में देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।